हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। दोस्तों, मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म स्मार्ट जीके ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम आता है जलवायु भूगोल। और जलवायु भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि जो जलवायु भूगोल के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिए आती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि वायुमंडल में अगर मैं कहूं कि वायुमंडल में बहुत सारे गैसें हैं, क्या हैं? गैसें हैं। उसके बाद से अगर मैं कहूं कि ये गैसें जो है बहुत सारी गैसें मिलकर एयर का रूप लेती हैं। फिर मैं कहूं कि गैस के बाद से एयर के बाद से क्या कहूं? विंड कहूं। विंड मतलब आप लोग जानते हैं पवनें होती हैं या पवन होती हैं। अब मैं बात करूं इसके बाद से साइक्लोन की। ये सब जलवायु परिवर्तन के ही एक रूप है जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। अब मैं कहूं कि यहाँ पे गैस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये गैस है हमारा, ठीक, और इस गैस का एक ही फॉर्म है। यहाँ पे एक ही गैस है ना हमारे पास तो डिफरेंट गैस नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एयर है हमारे पास, क्या है? हमारे पास एयर है, तो आप क्या समझेंगे एयर से? कि बहुत सारे गैसों का मिश्रण हो सकता है, यानी कि बहुत सारी गैसें आके जो है कि यहाँ पे मिल जाती हैं। उसे क्या बोलते हैं आप? जो है कि एयर बोलते हैं। और इसी एयर की मैं बात करूं कि बहुत सारे गैसें आके मिल जाती हैं, तो अब मैं बात करूं यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैस की। मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस की अगर मैं बात करूं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी कि वायुमंडल क्या हो गया आपका? एयर का ही तो एक रूप हो गया। यानी कि जो वायुमंडल में चारों तरफ जो हमारी गैसेस फैली हुई हैं, जिनके वजह से एक लेयर का निर्माण होता है। क्या होता है? लेयर का निर्माण होता है चारों तरफ, उसी को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, ठीक। यानी कि बहुत सारे गैसों का मिश्रण जो है आपका क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, ठीक। चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए मैं कहूं कि भैया एयर तो है, लेकिन इसको रोक के कौन रखा है? तो आप तो कहेंगे कि सर हमें तो नहीं पता है कि इसको रोक के कौन रखा है। कोई चीज तो होगी जो एयर को भी रोक के रखी हुई है इस पृथ्वी तल पे, इस वायुमंडल में रोक के रखी है। देखिए इन गैसों को और इन एयर की अगर मैं बात करूं तो इनको रोकने का कारण ये है हमारा जो है कि पृथ्वी। और इस पृथ्वी की मैं बात करूं तो ये पृथ्वी जो है रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे। कहां पे? अपने एक्सिस पे। अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अब मैं बात करूं कि ये अपने एक्सिस पे 1670 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या हो रही है? ये रोटेट कर रही है। और रोटेट करने का मतलब ये है कि ये किसी भी चीज को अपनी ओर खींचना चाहती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर खींच के रखना चाहती है। सपोज मान लीजिए ये है, हमने इसको गिराया, पृथ्वी पे आया, फिर उठाया, फिर गिराया, पृथ्वी पे। यानी कि कोई भी चीज जो है कि जो इसके आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, अधिकार क्षेत्र कहने का मतलब ये हुआ इसके ग्रेविटेशनल क्षेत्र के अंतर्गत अगर आता है, तो उस चीज को वो क्या कर लेगी? अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। इसीलिए जो एयर होती है वो पूरे वायुमंडल में जो है कि फैली हुई है, और जिसको रोकने का कार्य कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। तो आप लोग समझ गए हैं कि जो हमारा वायुमंडल है वो क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि एयर के मिक्सचर है जो जिसके वजह से चारों तरफ क्या है? एक आवरण बना हुआ है, ठीक। और उसी आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। बताइए चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे 1670 किलोमीटर जो है कि पर आवर की चाल से क्या कर रही है? घूम रही है, जिसके वजह से इन सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है या की हुई है। अब मैं बात करूं कि वैसी वायुमंडल में कुछ गैसों का मिश्रण आता है, उसको देखिए
प्रमुख गैसें आती बहुत सारी गैसें हैं, जैसे आपका आर्गन है, नियोन है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सारी जो है कि गैसेज हैं, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सारी जो गैसेज हैं आपकी। लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा में है उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं N2 की, यानी कि प्रमुख गैसें यहां लिख सकता हूं, प्रमुख गैसें। अब इन प्रमुख गैसों में आपका नाइट्रोजन सबसे पहले आता है, ये कितना है वायुमंडल में 78%। उसके बाद से अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन है आपका 21%। अब उसके बाद तीसरे स्थान पे जो सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में वो है आर्गन 0.97%। ठीक, अब उसके बाद चौथे स्थान पे आता है आपका CO2, कितना है 0.03%। अब ये देखिए आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100%, यानी कि 100% हो गया। ठीक, यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे कहूं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट है तो आपका आंसर आना चाहिए 78%। अब मैं यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से कि जो कार की टायर होती है, ठीक, या वायुयान की टायर होती है, उसकी मैं बात करूं या मैं बात करूं कि जब आप सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं, यानी कि कार की टायर या सांस, जब आप सांस लेते हैं या कार की टायर में कौन सी गैस भरी जाती है तो आपका आंसर क्या आएगा। देखिए आपका आंसर ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, वहां पे आपका आंसर जो है आना चाहिए वो ये आना चाहिए नाइट्रोजन। क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन। और सांस जब भी आप लेते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में कितना लेते हैं, सर्वाधिक मात्रा में आप क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक, नाइट्रोजन क्या है कि शरीर में जो है कि जैसे प्रवेश करती है तो 78% लेते हैं, लेकिन रिलीज हम 78% कर देते हैं, जबकि ऑक्सीजन हम लेते हैं 21% है, जबकि उसको रिलीज जो है कि 16% जो है कि रिलीज कर देते हैं, बाकी हमारे शरीर के अंदर रह जाता है। ठीक, तो बताइए चीजें क्लियर हो रही हैं। आर्गन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आर्गन क्या है, तो देखिए आर्गन की अगर मैं बात करूं तो एक अक्रिय गैस है और ये कहाँ भरी जाती है, बल्ब वगैरह आप लोग देखे होंगे, बिजली के बल्ब में आर्गन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। बताइए ये जो है कि आपका समझ में आ गया होगा। ठीक, मेजर गैसेस हैं ये, इनको आप लोगों को याद होना चाहिए, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट आता है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसी में प्रमुख गैसों में एक पॉइंट आता है आपका वाटर वेपर। अब इस वाटर वेपर की अगर मैं बात करूं तो वाटर वेपर की वजह से ही जो है कि आपका क्या होता है, रेन होता है, रेन होता है। रेन के बाद से अगर मैं बात करूं कि वर्षा के बाद से क्या होता है, साइक्लोन्स भी इसी की वजह से आते हैं। साइक्लोन्स के बाद से अगर मैं बात करूं कि और क्या होता है, तो और मैं बात करूं तो स्नोफॉल भी इसी की वजह से होगा। स्नोफॉल के बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या होगा, जो फॉग वगैरह बनता है वो किसकी वजह से बनता है, आप वाटर वेपर की वजह से ही बनता है। क्या बनेगा, फॉग वगैरह क्या बनेगा, फॉग जो बनता है कुहरा, वो भी किसके वजह से, जलवाष्प की वजह से बनता है। अब हम देखते हैं कि जो जलवाष्प है उसका जो मात्रा है सर्वाधिक कहां कहां पाया जाता है, तो उसको देखिए, क्या वायुमंडल में हर जगह जलवाष्प से एक समान पाया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वाधिक मात्रा में जो जलवाष्प पाया जाता है, अगर मैं बात करूं जो विषुवत रेखा होती है हमारी, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर की अगर मैं बात करूं तो इक्वेटर पे ये सर्वाधिक पाई जाती है, 4% पाई जाती है। ठीक, कितनी पाई जाती है, 4% पाई जाती है। ठीक, मध्य की अगर मैं बात करूं कि मध्य में जो है कि इक्वेटर से ऊपर अगर उठेंगे हम थोड़ी, मध्य में जाते हैं तो मध्य में ये पाई जाती है आपकी 2 से 3%। अब मैं ध्रुवों पे चला जाऊं, कहां पे चला जाऊं, ध्रुवों पे, तो ध्रुवों पे अगर पोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मात्र 0.4% पाई जाती है। आप लोग देखे होंगे
कि 0.4% पाए जाने का कारण क्या है ध्रुवों पे, तो ध्रुवों पे पाए जाने का ये रीजन है कि जब जलवाष्प होता है वो तो ऑब्वियसली जो है कि बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, क्या होता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां वेपर बनने का चांस ही नहीं है, इसलिए ध्रुवों पे सबसे कम पाई जाती है। और विषुवत रेखा की अगर मैं बात करूं तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक गर्मी होती है, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, सीधे इक्वेटर पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है 4%। ठीक, अब मध्य की मैं बात करूं कि मध्य में कितनी पाई जाती है, तो 2 से 3% जो है कि आपकी पाई जाती है। आगे बढ़े, चीजें समझ में आ रही हैं? आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि चीजें आप लोगों को कैसी लग रही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल में जो हमारी परतें पाई जाती हैं उनके बारे में। तो देखिए आप लोग जो है कि एक फिगर ड्रॉ करिए। अब देखिए कि अगर मैं बात करूं कि 0 से 18 किलोमीटर, 0 से 18 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो 0 से 18 किलोमीटर तक आपका पाया जाता है ट्रोपोस्फियर। क्या पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर। ये है आपका इक्वेटर, क्या है, इक्वेटर, और ये है आपका पोल। ठीक, ये पोल है, ये ध्रुव है। अगर इस ध्रुव की अगर मैं बात करूं 90 डिग्री, तो ध्रुव पे जो आपकी अगर मैं बात करूं कि ट्रोपोस्फियर की, किसकी, ट्रोपोस्फियर की, ये ट्रोपोस्फियर है 8 किलोमीटर और यहाँ पे ये 18 किलोमीटर। उसके बाद से जो मंडल, ट्रोपोस्फियर का हिंदी मीनिंग होता है आपका क्षोभ मंडल। क्या है ये, क्षोभ मंडल। उसके बाद से पाया जाता है आपका समताप मंडल। क्या पाया जाता है, समताप मंडल। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फियर। देखिए इसका इंग्लिश नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद से आता है आपका मध्य मंडल। क्या आता है, मध्य मंडल। और मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 50 से 80 किलोमीटर के बीच। इसको मेजोस्फियर बोलते हैं, मेजोस्फियर। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि कौन सा मंडल आता है, तो आता है आयन मंडल। क्या आता है, आयन मंडल। इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। ठीक, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि कौन सा आता है, तो आता है आपका बहिर्मंडल। क्या आता है, बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं, एक्सफीयर बोलते हैं। ठीक, चीजें बताइए समझ में आ रही हैं इतनी चीजें। अब हम बारी बारी से एक एक चीज का अध्ययन करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि 8 किलोमीटर पोल पे जो ट्रोपोस्फियर की हाइट पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है आपकी, मात्र 8 किलोमीटर। और जबकि विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई पाई जाती है वो पाई जाती है 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में मैं आगे अभी चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों है। समताप मंडल, ठीक, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं।
50 से 80 किलोमीटर के बीच जो है कि आपका मध्य मंडल बोला जाता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको निम्न ताप मंडल भी बोला जाता है, निम्न ताप मंडल। अब मैं आयन मंडल की अगर मैं बात करूं तो आयन मंडल को और भी एक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम आता है आपका, मैं बात करूं तो थर्मोस्फीयर। क्या आता है? थर्मोस्फीयर इसको बोला जाता है, जिसको तापमंडल बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? तापमंडल। अब मैं बताऊंगा कि इसको तापमंडल क्यों बोला जाता है, ठीक, उसको भी मैं क्लियर करने वाला हूं कि इसको थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल क्यों बोला जाता है। तो उसके बारे में अब मैं एक एक करके चीजों को बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज आप लोग समझ लीजिए। देखिए, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी पर हर जगह आपका समुद्र है, सी है। तो देखिए, ये पृथ्वी की अगर मैं ऊपरी हिस्से की मैं बात करूं तो पृथ्वी के चारों तरफ जो है कि पानी भरा हुआ है, पानी है, विख्यात है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? सी लेवल की। किसकी बात कर रहा हूं? सी लेवल की। सी लेवल होता क्या है? यानी कि समुद्र लेवल क्या होता है? देखिए, ये पृथ्वी हमारी क्या है? ये अर्थ है, और इस अर्थ के चारों तरफ क्या है? आपके पानी है। पानी के जो तल होता है, तल मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो ऊपरी सतह होती है, जैसे जैसे आपका मान लीजिए कि ये कोई गिलास है, ठीक, और इस गिलास में जो है कि पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो इसका जो ऊपरी सतह होगा वही उसका तल हो जाता है। क्या हो जाता है? तल हो जाता है। और नीतल की बात करूं तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये नीतल हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला हिस्सा तल हो जाएगा। इसी तरह ये समुद्र की अगर मैं बात करूं तो समुद्र की ये सबसे ऊपरी जो सतह होती है ये तल होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि पूरे पृथ्वी पर एक ऊंचाई करने के लिए, क्या करने के लिए? एक ऊंचाई करने के लिए हमें किसी भी चीज को कहां से नापनी होती है? सी लेवल से नापनी होती है, यानी कि समुद्र सतह से नापनी होती है। तो अगर मैं बात करूं कि इस समुद्र सतह से कोई चीज यहाँ पे है और इसकी जो एक्चुअल ऊंचाई होती है, जो एक लेवल है, उसको बोला गया है कि 120 किलोमीटर है। कितना है? 120 किलोमीटर। समुद्र सतह से ऊंचाई की अगर मैं बात करूंगा किसी भी चीज की तो कितनी है? 120 किलोमीटर। यानी कि कोई भी ऊंचाई अगर सी लेवल से नापी जाती है, क्या होती है? सी लेवल से नापी जाती है, तो वो एक स्टैंडर्ड पैमाना बना दिया गया है कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो 120 किलोमीटर होगी। ठीक, चीजें क्लियर हो रही हैं? अब इसको समझिए और समझने की कोशिश करिए। कैसे? जैसे आप पहाड़ वगैरह पे जाते हैं तो पहाड़ वगैरह पे क्या होता है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी आती चली जाती है। होता है ऐसा? जब आप 18 किलोमीटर से ऊपर चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 18 किलोमीटर से ऊपर चले जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। आपको पता होनी चाहिए ये चीज। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो इसी को अगर मैं बात करूं कि नापने के लिए, अगर मैं बात करूं नापने के लिए, तो समुद्र सतह से ये नापा जाता है कि जो पृथ्वी की तल होगी हर जगह, यानी कि जैसे मैं कहूं कि आप उत्तराखंड में चले गए और कितने ऊंचाई पे हैं आपको पता ही नहीं है, तो वहां की जो ऊंचाई अगर मापी जाएगी तो सी लेवल से मापी जाएगी, और उसकी ऊंचाई यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही लेयर बना दी गई, एक ही सतह पे जो है कि मान लिया गया है कि समुद्र लेवल से किसी की भी ऊंचाई जो है 120 किलोमीटर होती है। ठीक, ये स्टैंडर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि यहाँ पे एयर पाई जाती है, यानी कि एयर तो आपका जो है कि पूरा यहाँ तक, एयर की अगर मैं बात करूं तो 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो यहाँ पे विभिन्न गैसों का संयोजन होगा। जब विभिन्न गैसों का संयोजन होगा तो यहीं पे क्या होगा? मौसमी घटनाएं होंगी। क्या होगा? मौसमी घटनाएं होंगी। मौसमी घटना मतलब आपका वर्षा होगा, चक्रवात आएगा, प्रतिचक्रवात आएगा,
कुहरा बन सकता है। ये सारी घटनाएं जो है कि आपकी कहाँ पे होगी, ट्रोपोस्फियर में होंगी। ठीक, चीजें पता चल रही हैं। अब मैंने कहा था कि जो 8 किलोमीटर पाई जाती है ये पोल पे, तो ये ध्रुवों पे जो ओजोन ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई पाई जाती है वो मात्र 8 किलोमीटर पाई जाती है। उसके बाद से जो है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, इसलिए जो है कि यहाँ पे पोल पे ध्रुव पे 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई माना गया है और विषुवत रेखा पर इसकी क्या माना गया है, 18 किलोमीटर ऊंचाई माना गया है। ठीक, मौसमी घटनाएं। अब मैं बात करूं कि यहीं पे इस ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अगर आप यहां से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको जो है कि -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी कि आपको अगर 35 डिग्री सेल्सियस पे हैं तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 64 डिग्री सेल्सियस मिलेगा टेम्परेचर। 64 कह रहा हूँ, 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मिलेगा। ठीक, चीजें क्लियर हैं। अब मैं बात करूं कि ये मीटर में है। अब किलोमीटर की अगर मैं बात करूं कि अगर आपको किलोमीटर में चाहिए कि कितना डिग्री कम होगा 1 किलोमीटर में, तो उसको देखिए। अगर 1 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोमीटर अगर ऊंचा आप जा रहे हैं, कहां से 1 किलोमीटर अगर ऊंचाई पर जा रहे हैं तो आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ -6.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। अगर आपको मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं कि 6.5 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर आपको कम चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक, तो आपको इतना टेम्परेचर मिल जाएगा। बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़े। अब देखिए अब उसके बाद से चलते हैं समताप मंडल। क्या है, मैं जो स्ट्रेटोस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो घटनाएं होती हैं, जैसे अगर मैं विमान की बात करूं, विमान जो जहाज होती हैं उसकी, जेट विमान, जहाज, ये सारे जो है कि कहां पे उड़ते हैं, आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि वहां पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है। अगर यहाँ पे मौसमी घटनाएं होंगी तो क्या विमान और जहाज को उड़ाया जा सकता है? अगर सपोज मान लीजिए चक्रवात आने लगे तो क्या उड़ाया जा सकता है, क्या नहीं उड़ाया जा सकता है। इसलिए जो आपका जो विमान और जहाज होगा जो भी उड़ते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़े। इसी समताप मंडल में मैं बात करूं तो इसी समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है, देखिए उसको समझिए आप लोग। इसी समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है, उस जो गैस की नाम आती है वो आता है आपका O3, ओजोन। क्या आता है, ओजोन। ओजोन गैस पाई जाती है, यानी कि ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। और इस ओजोन परत की अगर मैं बात करूं तो इस ओजोन परत की जो मोटाई आती है, क्या आती है मोटाई, वो 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में आती है। ये इतना मोटा है, कितना है, 20 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है तो O2 प्लस O, यानी कि ऑक्सीजन प्लस मोनो ऑक्सीजन को अगर मिला के अगर मैं बात करूंगा तो क्या बनाया जाता है, आपका ओजोन बनाया जाता है। और ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो यूवी रेज आता है, क्या आता है, यूवी रेज, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे की अगर मैं बात करूं, यानी कि पराबैंगनी किरणों की मैं बात करूं तो पराबैंगनी किरणों से ये रक्षा करता है। यानी कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो है कि सीधे पृथ्वी पे नहीं पहुंचती है। और नहीं पहुंचने का मेन कारण है कि बीच में क्या पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। और ये ओजोन लेयर क्या करता है कि इस अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
ठीक, एब्जॉर्व कर लेता है। एब्जॉर्व करने के बाद से क्या करता है कि ये स्वच्छ जो है कि सूर्य की किरणों को कहाँ भेजता है, पृथ्वी पर भेज देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं फैलता है। वरना अगर ये डायरेक्टली जो है पृथ्वी पे आ जाए तो आदमी जो है कि कैंसर से पीड़ित हो जाएगा, जिसमें आता है आपका चर्म कैंसर की अगर मैं बात करूं तो जो चर्म कैंसर होता है जिसको स्किन कैंसर बोलते हैं, वो यहाँ पे जो है कि सर्वाधिक फैल जाता है। और मैं बात करूं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, आप लोग जानते हैं। तो वहां पे क्या है कि चर्म कैंसर के ज्यादा मरीज है, क्योंकि रीजन क्या है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो उसमें बताया जाता है कि जो आपका अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में होल होने के कारण क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधे पहुंचती हैं, जिसकी वजह से वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज भी पहुंचता है, और पहुंचने के कारण वहां पे सर्वाधिक चर्म कैंसर के शिकार हो रहे हैं लोग। लेकिन अब जो है कि ये मैं बात करूं जो अंटार्कटिका में जो आप लेयर खोजी गई थी कि होल हो गया है, वो धीरे धीरे क्या हो गया है कि पूर्ण रूप से ओजोन से निर्मित हो चुका है। अब वहां पे लगभग में जो है कि होल समाप्त हो चुका है। वो कैसे हुआ, देखिए कैसे होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि जो अंटार्कटिका में एक ओजोन लेयर में होल बताई गई, वो क्यों हुआ, उसका क्या रीजन है उसको समझिए। देखिए वहां से जेट विमान गुजरते थे, और जेट विमान आप लोग जानते हैं कि जेट विमान से बहुत सारी गैसेज निकलती हैं। ठीक, जब गैसेज निकलती हैं तो उसमें एक गैस निकलती है, क्या निकलती है, क्लोरीन। क्या निकलती है, क्लोरीन। और ये क्लोरीन जो है कि सर्वाधिक ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाती है। ठीक, आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन जो है कि इस ओजोन लेयर को क्या करती है, सर्वाधिक जो है कि क्षति पहुंचाती है, यानी O3 को क्या करती है, ये बहुत ही क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद से जो है कि आपका आता है एक CFC। क्या होता है, CFC को आप देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि क्लोरीन है इसमें सर्वाधिक मात्रा में। ये क्या करता है, क्षरण करता है, यानी कि ये भी जो है कि आपका CFC क्या करता है, जब क्लोरीन है तो क्षरण करेगा। इसीलिए CFC को कहा गया है कि सर्वाधिक मात्रा में ओजोन लेयर को क्या करता है, नुकसान करता है। ठीक, अब क्या हुआ कि CFC के जगह पे जो है कि दूसरा कुछ लाया गया। क्या लाया गया, फ्रियोन। क्या लाया गया, फ्रियोन। फ्रियोन की अगर मैं बात करूं तो इसका उपयोग होने लगा, और फ्रियोन में जो है कि क्लोरीन की मात्रा जो है कि उतनी नहीं होती है। और जो जेट विमान वगैरह होते हैं इसमें क्या किया गया कि जब क्लोरीन निकलता था तो इसमें एक इक्विपमेंट उपकरण का उपयोग किया गया, जो क्या करता था कि जो गैसें निकलती थी जेट विमानों से, उसमें से जो है कि वो क्लोरीन को क्या करता था, अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेता था। और जिसके वजह से जो है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में जहां पे होल देखने को मिला ओजोन लेयर में, वो धीरे धीरे जो है कि फिर से जो है कि आपका फैल रहा है, वहां पे ओजोन लेयर बन रही है फिर से। तो लगभग में वो बन चुका है, समाप्त हो चुका है वहां पे छिद्र। अब फ्रियोन, अब इसके बाद से फ्रियोन की अगर मैं बात करूं तो ये रेफ्रिजरेटर से निकलता है। कहां से निकलता है, प्रशीतकों से। प्रशीतकों से ये निकलता है। इसके बाद से दो गैसें और आती हैं, एक आता है आपका R22 और R32 आता है। ये दोनों गैसें पूछता है कि किसमें यूज होता है, तो ये भी रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। और जो आपका मैं बात करूं तो ये भी ओजोन लेयर को क्षरण करता है। तो लेकिन ये बहुत कम मात्रा में क्षरण करता है, इसलिए जो है कि अब इनका उपयोग होने लगा है CFC के जगह पे सर्वाधिक मात्रा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल आप लोग समझ गए होंगे कि समताप मंडल क्या है। अब बात करते हैं कि मेसोस्फीयर की। किसकी बात करें, मेसोस्फीयर की बात करें। अब मैं बात करूं मेसोस्फीयर की, इसकी बात करूं तो देखिए मेसोस्फीयर जो है कि आपका मध्य मंडल है। क्या है, मध्य मंडल। और इस मध्य मंडल में मैं बात करूं तो उल्का पिंड, क्या, उल्का पिंड या उल्का सीम मिलते हैं। क्या होते हैं, उल्का पिंड या उल्का सीम मिलते हैं। ठीक,
उल्का पिंड की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके मेटियोर्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटियोर्स, मेटियोर्स, उल्का पिंड को मेटियोर्स बोला जाता है। ये जब अंतरिक्ष से जो है कि चलते हैं, यानी कि ये चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, यानी कि चट्टानों के जब टूटे हुए टुकड़े होते हैं, जैसे मैं तारा की बात करूं तो तारा का ये टूटा हुआ एक भाग होता है, तो ये टूट के जब जैसे ही आपका मध्य मंडल में पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, मध्य मंडल में पहुंचता है। मध्य मंडल में पहुंचने के बाद से जैसे ही इसको जो है कि ऑक्सीजन मिलता है, इधर क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, वैसे ही ये क्या होता है, जल जाता है। आपको पता होनी चाहिए किसी भी चीज को जलने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, और जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, जल जाएगा। यानी कि उल्का पिंड जब सीधे पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, उल्का पिंड बोला जाता है। लेकिन ये पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, जब इनको ऑक्सीजन मिलता है तो इनमें आग लग जाता है, और आग लगने के कारण जब ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उसे उल्का सीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्का सीम। चीजें क्लियर हो रही हैं, उल्का सीम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कि अब मेसोस्फीयर की मैं बात कर रहा था, तो इसमें निम्न तापमंडल पाया जाता है। देखिए दिन में तो इसका टेम्परेचर बहुत होता है, लेकिन रात में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। चलता ये चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़े। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, आयन मंडल के बारे में, यानी कि आयनोस्फीयर के बारे में बात करेंगे कि इसको थर्मोस्फीयर क्यों कहा जाता है। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि आयंस पाए जाते हैं। आयंस आपके होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये आयंस क्या होते हैं कि इनके बीच जो है कि आपका फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, और इन आयनों के बीच में क्या होता है, टकराव होता है, और टकराव होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है कि 1400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके वजह से इसको बोल देते हैं हम थर्मोस्फीयर। क्या बोल देते हैं, थर्मोस्फीयर बोल देते हैं, यानी कि आयन मंडल बोल जाते हैं। और इसी आयन मंडल की अगर मैं बात करूं, आयन मंडल की, तो इसमें रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, रेडियो तरंगे का उत्सर्जन यहीं पे होता है। अगर मैंने बात कहूं कि अगर ये रेडियो तरंगों की उत्सर्जन करती हैं, तो जैसे मैंने बात की कि यहाँ पे आपके पास कोई वो है, सैटेलाइट्स वगैरह है, आपने जो है कि इसको डाटा भेजा, डाटा भेजने के बाद से जैसे ही इनको जो है कि सिग्नल मिलते हैं, ये क्या करते हैं कि इसको आयनीकृत कर देते हैं और वापस कर देते हैं, यानी कि दूसरे स्थान पे क्या होता है कि ये इनको भेज देते हैं। और दूसरे स्थान पे क्या होता है कि जब आपके पास उपकरण लगे होते हैं जिसको रिसीवर बोलते हैं, अगर आपके पास रिसीवर है, क्या है, रिसीवर है, तो उस फ्रीक्वेंसी को आप कैच कर लेंगे। जब उस फ्रीक्वेंसी को आप कैच कर लेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको जो है कि सुनाई देंगी। यानी कि अगर एक चीज़ जो है कि अगर कोई यहाँ पे भी चीज़ रिसीवर लगा हुआ है, तो ये रिसीवर भी इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेगा कि कैच कर लेगा। कैच करने के बाद से हमें, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको रेडियो की, किसकी, रेडियो की अगर उदाहरण दूं, तो रेडियो में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी लगी होती है, रिसीवर लगा होता है, और रिसीव कर लेता है किसको, जो हमारे पास तरंगे जाती हैं, ये तरंगे जो आयन मंडल में पहुंचती हैं और आयन मंडल से क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद से जो सीधे सीधे आपकी पहुंच जाती है यहाँ पे, यानी कि पृथ्वी के किसी भी भाग पे जो है कि आपको ये रिसीव हो सकती हैं बाय द हेल्प ऑफ रिसीवर। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि ये रेडियो तरंगे पाई जाती हैं, आयन मंडल में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने बात किया कि थर्मोस्फीयर, यानी कि इसको तापमंडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयन्स पाए जाते हैं, और ये आयन जो है कि इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने के कारण क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये 1400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है लगभग में, जिसकी वजह से इसको तापमंडल बोला जाता है। ठीक, आगे बात करें। अब आगे आता है आपका बहिर्मंडल। क्या आता है,
बहिर्मंडल, तो इसमें जो है कि आपका सैटेलाइट वगैरह आप स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? सैटेलाइट इस्टाब्लिश करते हैं, यानी कि सैटेलाइट यहाँ पे इस्टाब्लिश किया जाता है। और सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है, क्यों किया जाता है उसको समझिए कि सैटेलाइट का जो आपका टाइमिंग होता है वो कितना होता है? 24 आवर की होती है, ठीक। और बहिर्मंडल में ही क्यों सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है, उसका क्या रीजन है? कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसके वजह से ये स्थापित किया जाएगा यहाँ पे, वरना क्यों स्थापित किया जाएगा? किसी और मंडल में भी हम स्थापित करते हैं, निम्न मेजोस्फीयर में स्थापित कर सकते हैं, आयनोस्फीयर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन बहिर्मंडल में ही क्यों हमें सैटेलाइट स्थापित करने की जरूरत पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आपका जो है कि टाइम पीरियड कितना होता है? 24 घंटा होता है। 24 घंटा होता है। 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो हमारी पृथ्वी जो है कि 24 घंटे में एक चक्र लगाती है, अपने एक्सिस पे एक चक्र घूम जाती है पूरा। इसीलिए पृथ्वी का ये चक्कर लगाते हैं सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट जिस हिसाब से पृथ्वी रोटेट करेगी उसी हिसाब से तो ये भी रोटेट करेगा, वरना सिग्नल कहाँ पहुंच पाएगा? सिग्नल पहुंचेगा भला? नहीं पहुंचेगा, ठीक। जैसे मैं कहूं कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, इस पृथ्वी के चारों तरफ जो है कि ये सैटेलाइट है, रोटेट कर रहे हैं। क्या सैटेलाइट एक ही है? नहीं, हर देश की सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, जिसके वजह से वहां पे क्या होता है कि उनको सिग्नल प्राप्त होते हैं, उनके संसाधन चल जाते हैं। जैसे डीटीएच की मैं बात करूं, तो डीटीएच भी जो है कि इन्हीं के माध्यम से तो चलते हैं, सैटेलाइट्स के माध्यम से चलते हैं, ठीक, सैटेलाइट के माध्यम से चलते हैं। तो ये जो है कि पृथ्वी के जो घूर्णन होता है उसी हिसाब से ये घूर्णन करते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका जो है कि टाइम पीरियड हमने घटा दिया तो ये पृथ्वी के घूर्णन काल से ये मैच नहीं करेगा और ये फ्रीक्वेंसी को सीधे जो है कि पृथ्वी पे नहीं भेज पाएगा और ना रिसीव कर पाएगा, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा डीटीएच चल ही नहीं पाएगा, हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर कहेंगे यार सर आनंद नहीं आ रहा है। आनंद आएगा, कब आएगा? जब ये 24 घंटा में ही रोटेट करेगा सैटेलाइट, तब आपको आनंद आएगा। मूवी का आनंद ले सकते हैं, किसी का भी आनंद ले सकते हैं। इसीलिए जो है कि इतनी हाइट पे लगाने का इसका रीजन ये है कि पृथ्वी के तल से अगर मैं बात करूं तो यहां तक बहिर्मंडल तक की जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि ये है हमारी पृथ्वी, यहां पे हमने सैटेलाइट स्थापित किया। क्यों किया भैया? इसलिए किया कि जैसे ही इसकी वो बढ़ेगी, जैसे ये टाइम पीरियड है पृथ्वी का 24 घंटे का, ये टाइम ड्यूरेशन है, तो सैटेलाइट का भी हमें टाइम ड्यूरेशन 24 घंटे की चाहिए। हम तो इसके थोड़ा सा पास में तो स्थापित कर नहीं कर सकते हैं। अगर पास में स्थापित कर देंगे तो क्या होगा, इनका जो टाइमिंग होगा वो घट जाएगा। ये पृथ्वी का चक्कर क्या कर लेगा कि 19 घंटे में लगा लेगा, 18 घंटे में लगा लेगा, 10 घंटे में लगा लेगा, 20 घंटे में लगा लेगा, 23 घंटे में लगा लेगा। 23 साढ़े 23 घंटे में भी अगर लगा लेता है तो भी वो सिग्नल को जो है कि सीधे पृथ्वी पर नहीं ट्रांसमिट करेगा, ठीक। इसलिए जो है कि हमें 24 घंटा का अवधि इसके जितने डिस्टेंस पे प्राप्त होगी, पृथ्वी के जो उसका एरिया है उसके अंदर उसके बाहर जितने भी डिस्टेंस पे 24 घंटा हमें प्राप्त होगी, उतना ही डिस्टेंस पे हमें सैटेलाइट को क्या होगी, लगानी होगी, ठीक। चीजें समझ गए आप लोग कि सैटेलाइट क्यों लगाते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और रह गया है कि जो हमारी सैटेलाइट हैं, ये जो हम पृथ्वी से लगाते हैं, ये लगाते हैं 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कहां तक लगाते हैं? 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को लगाते हैं। यानी कि 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पे सैटेलाइट को हम लगाते हैं। इसको लगभग में लिख देते हैं 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर, जिसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, समझ गए आप लोग, ठीक। तो इसको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है कि लगाया जाता है। चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं।
अब मैं बात करूं कि जो पृथ्वी का सतह होता है, क्या होता है, पृथ्वी का सतह गर्म क्यों होता है, उसका क्या रीजन है, तो उसको समझिए कि पृथ्वी का सतह क्यों गर्म होता है। देखिए, अगर मैं कहूं कि ये हमारी क्या है, सतह है, ठीक, ये सतह है, और ये हमारा क्या है, सूर्य है। इस सूर्य से जब किरणें पहुंचती हैं यहाँ पे पृथ्वी पे, तो लघु तरंग के रूप में पहुंचती हैं। कैसे पहुंचती हैं, लघु तरंग के रूप में, लघु तरंग के रूप में पहुंचती हैं। तो लघु तरंग आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, वह जिसका डांस जो है कि सर्वाधिक होता है, और जिसका डांस जो है कि कम होता है, और स्पीड इसकी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, तो इसे लघु तरंग बोलते हैं। ये सूर्य की किरणें जो है कि लघु तरंग के रूप में जो है कि पृथ्वी पर पहुंचती हैं, और वापस किसके माध्यम से जाती है, दीर्घ विकिरण जो आपका आता है। दीर्घ विकिरण की अगर मैं बात करूं, दीर्घ विकिरण के कारण पृथ्वी जो है कि ऊपर जाती है। इसी का उल्टा है, दीर्घ विकिरण क्या होता है कि जिसकी स्पीड जो है कि क्या होती है, कम होती है, और डांस जो है कि सर्वाधिक है, यानी कि ये डांस करते हुए जाती है। तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं तो उस दौरान जो है कि सतह गर्म नहीं होता है। क्यों, आप लोग देखते हैं कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री, कहीं कहीं 50 डिग्री भी देखने को मिलता है। अब बताइए कि यहाँ टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सूर्य से आती है और पृथ्वी तक पहुंचती है, मात्र 35 डिग्री और 40 डिग्री और 50 डिग्री रह जाती है। ये तो बहुत कम है, 6000 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बहुत कम है। अब इन टेम्परेचरों को क्या करती है कि ये पृथ्वी ऑब्जर्व कर लेती है, क्या कर लेती है, पृथ्वी ऑब्जर्व कर लेती है, सतह पे ऑब्जर्व कर लेती है, और ये टेम्परेचर जो है कि ऑब्जर्व कर लेती है, और ये टेम्परेचर दीर्घ विकिरण के माध्यम से फिर से वायुमंडल में, अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी क्या होती है, ठंडा होती रहती है। फिर ये यही प्रक्रिया चलती रहती है, और सर्वाधिक जो गर्मी होती है वो सतह पे इसलिए होती है कि ये दीर्घ विकिरण के कारण होती है, कि जब ये दीर्घ विकिरण ऊपर की तरफ लौटते हैं अंतरिक्ष की तरफ, तो ये हवाओं को क्या करते हैं, गर्म करते हुए जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में जो है कि गर्मी होती है। यही रीजन है, ठीक, इसलिए जितना आती है उतना चली जाती है, जितना आती है उतना चली जाती है। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 35, 36, 37, 40, 50, कहीं कहीं स्थानों पे 50 भी देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे टेम्परेचर ऑलवेज इतना ही होता है, और सतह इसका सर्वाधिक गर्म कब होता है, दीर्घ विकिरण के कारण, न कि लघु विकिरण के कारण। ठीक, आगे बढ़े। अब मैं बात करूं कि जो ओजोन मैंने बताया था कि ओजोन की जो इकाई होती है वो डाप्सन होती है, डाप्सन में उसको मापा जाता है, वो भी आप लोगों को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं बात किया था कि जलवायु परिवर्तन में आपका विंड आता है, क्या आता है, विंड। विंड किसे बोलते हैं, तो बहती हुई हवा को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, पवन बोलते हैं, बहती हुई हवा, हवा को पवन बोलते हैं। अब एक चीज में मुझे बताइए आप लोग कि जो वायु होती है, वायु और पवन में क्या अंतर है, वायु और पवन में क्या अंतर है। देखिए, वायु हमेशा ऊपर की तरफ चलती हैं और पवन इस डायरेक्शन में चलती हैं, क्षैतिज की तरफ चलती हैं, बस यही अंतर है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक, समझ गए चीजें। अब मैं बात करूं कि जो हवा बहती है, हवा का जो बहाव होता है वो किस तरफ होता है, कैसे होता है, तो ये कैसे चलती हैं, हमेशा हाई प्रेशर से ये कहाँ चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ। अब हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, जहां टेम्परेचर कम होगा, जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा टेम्परेचर, और लो प्रेशर वहां क्रिएट होगा जहां पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, सर्वाधिक होगा। ठीक, समझ रहे हैं चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, हाई प्रेशर जोन वहां क्रिएट होगा जहां पे लो टेम्परेचर होगा। ठीक, और लो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं कि लो टेम्परेचर लो प्रेशर की अगर मैं बात करूं, किसकी, लो प्रेशर की, तो लो प्रेशर वहां क्रिएट होगा जहां टेम्परेचर सर्वाधिक मात्रा में होगा। ठीक, आप लोग देखते होंगे पहाड़ियों वगैरह पे क्या होता है
कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है कि कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है वहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है, और इसीलिए पहाड़ियों वगैरह पे सर्वाधिक क्या होता है, वर्षा होता है। और लो प्रेशर जहाँ पे क्रिएट होते जहाँ पे होता है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब मैं पौने वगैरह पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, तो पौने वगैरह जब भी पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें जो है कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लो प्रेशर जोन कहाँ क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, हाई प्रेशर जोन कहाँ क्रिएट होता है, वर्षा कैसे होती है, उन सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। क्या आपसे कोई पूछ ले कि जब ऊपर आप जाते हैं तो जो एयर होती है उसकी डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो आप क्या बताएंगे? आप ऑलवेज कहेंगे कि डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। 18 किलोमीटर से जब ऊपर जाएंगे तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कम होने के साथ साथ बिल्कुल नगण्य के बराबर हो जाएगी। ठीक, और आप सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी आपको। जैसे अगर प्लेन्स वगैरह हैं जब उड़ते हैं तो देखते हैं आप लोग कि जो मास्क लगाने का आदेश दे दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, एयर नहीं पाई जाती है। और वही जब जो विमान होते हैं उसमें अगर मैं बात करूँ कि जो विमान होते हैं उसमें जो है एयर कैसे भरी जाती है, तो विमान में जो है कि ब्लोअर के माध्यम से एयर को जो है कि भर दिया जाता है, और उसी से जो है कि वो लोग जो बैठे होते हैं वो सांस लेते हैं अपना। ठीक, जबकि अगर उसके बाहर निकाल दिया जाए 1 या 2 मिनट तो उनका जो है कि काम खत्म हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा और वो स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, तो आज से आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।